हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए प्राइमरी लेवल का मॉडल पेपर 1। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का सवाल नंबर पहला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1972 में। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए। तो पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम बने हुए हैं हमारे देश में, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 1972। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ठीक 2 साल के बाद आया था इसके। अगला देखिए, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में पारित किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, वर्ष 1986 में इसको लागू किया गया था। तो ये 5 अधिनियम है, इनमें से एक हर साल आपसे इनमें से कोई सा एक पूछ लिया जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आज का 2 क्या है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर वो बताइए आप जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। वायुमंडल की लेयर्स हम जानते हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें सबसे पहली परत को ही पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक कहा जाता है। देख लेते हैं इसको मैप पर, एक डायग्राम पर। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम यहाँ रहते हैं और इसके कांटेक्ट में जो वायुमंडल का ये क्षेत्र, ये हाइट पर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक की हाइट का जो ये एरिया है जो हमारी पृथ्वी तल से ऊपर की ओर है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, जिसमें बादल, बिजली, वर्षा, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं यहाँ पर होती हैं। तो इसी पहली लेयर को, वायुमंडल की पहली लेयर को ही हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद आती है दूसरी लेयर, उसको बोलते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी लेयर को बोलते हैं मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल आती है, उसके बाद बाह्य मंडल आती है। और आपसे पूछ सकता है कि ओजोन लेयर या ओजोन गैस कौन सी परत में पाई जाती है वायुमंडल की? समताप मंडल में। अब आंसर कर सकते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है यह है क्षोभ मंडल। ठीक है, यह है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। सवाल नंबर अगला, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? अलवर जिले में। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो हमारे शरीर में जो स्प्लीन है, जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, ये मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। निम्नलिखित में से टप्पा शैली को प्रचलित करने हेतु कौन प्रसिद्ध है? टप्पा शैली को प्रसिद्ध किया था जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की के द्वारा। ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जगह का नाम पूछे तो ये आप कर सकते हैं कि जौनपुर से संबंधित है टप्पा शैली, और वहीं के शासक थे हुसैन शाह शर्की, जिनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप जानते हैं, ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इसको वर्ष 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी और ये पहल की थी किसने? यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको 21 फरवरी को मनाना शुरू किया गया था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार में वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसकी वित्तीय ज़रूरतों को नाबार्ड संस्था के द्वारा इसको पूरा किया जाता है? अब नाबार्ड के बारे में भी प्रश्न आपसे अलग से भी पूछ लिया जाता है सेपरेटली। इसकी फुल फॉर्म पूछता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको आप जानते हैं। और ये जो है इसको स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इससे सेपरेट भी प्रश्न पूछता है तो। और ये किस
फील्ड के लिए कार्य करता है? एक्चुअली ये कृषि क्षेत्र में कार्य करता है नाबार्ड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो कृषि क्षेत्र की वित्तीय ज़रूरतों की जो पूर्ति की जाती है वो नाबार्ड के द्वारा की जाती है। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नाबार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। सवाल नंबर अगला, अनुसंधान कार्यों के लिए विकसित भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है इनमें से? अगर रिसर्च सेंटर या रिसर्च रिएक्टर की बात करें एशिया का और इंडिया का, तो अप्सरा जो है, ऑप्शन सी जो अप्सरा है, अप्सरा इंडिया का और एशिया का ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर है, जो कि कहाँ पर है? ये मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, यानी दूर की जो चीज़ें हैं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कौन सी हैं? तो जो मायोपिया होता है इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऑप्शन ए मायोपिया इसका आंसर होगा। और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, आमाशय से रिसावित होने वाला एंजाइम कौन सा है जो दूध के पाचन में सहायक होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा और ये चैप्टर मैंने आपको करवाया भी है। ये हमारी जो ईसोफेगस है, ग्रास नली है, जिसमें से भोजन हमारे आमाशय यानी ये आमाशय हमारा, ये आमाशय यानी ये क्या है? स्टमक है। स्टमक में खाना आया और खाना लगभग यहाँ पर 4 से 4.5 घंटे इसमें रहता है स्टमक में, ठीक है। और यहीं पर जो है यहाँ पूछा है आमाशय से रिसावित होने वाला एंजाइम, यहीं से निकलता है कौन? रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम क्या करता है? ये दूध को पचाने में हेल्प करता है। इसी सवाल में अगर ऐसे पूछ लेता कि आमाशय से रिसावित होने वाला एसिड कौन सा है? एसिड अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते हैं आमाशय से कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? ये होता है HCl। HCl रिलीज होता है आमाशय से। ये हमारा स्टमक है। स्टमक का जो सबसे ऊपरी भाग है इसको 3 भागों में पढ़ा जाता है। ऊपरी वाला भाग जो इसका होगा इसको बोलते हैं हम कार्डिया, और बीच में जो मिडल पार्ट है इसका स्टमक का इसको बोलते हैं हम फंडस, और इसका जो सबसे निचला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो सेल्स होते हैं यहीं से क्या होता है? इन सेल्स से निकलता है HCl, जो हमारे खाने में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। जर्म्स बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है हमारे भोजन में जब पाचन के दौरान, और हमारे फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है HCl। नेक्स्ट देखिए, वो सजीव जीवाणु कौन सा है जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिर करने के लिए कार्य करता है? मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो पौधों की जड़ों में रह करके जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको अवशोषित कर लेता है, और इसको अवशोषित करके इसको किस में बदल देता है? नाइट्रेट में। और जैसे ही नाइट्रेट में बदलता है ये मिट्टी में इसको क्या करता है? इस नाइट्रेट को मिट्टी में मिला देता है, और ये नाइट्रेट पौधों के लिए पोषक तत्व होता है। डायरेक्टली जो पेड़ पौधे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन उनके लिए कोई उपयोग की नहीं होती है, और जो प्लांट्स होते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स जैसी होती हैं, जिनको हम जानते हैं क्या? लेगुमिनस क्रॉप जो होते हैं दलहन वाले जो पौधे होते हैं प्लांट, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके क्या करता है? नाइट्रेट में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला देता है, और ये मिट्टी में मिली हुई नाइट्रेट इसके काम आती है। किसके? ये इस पौधे के लिए पोषक तत्व होता है नाइट्रेट। समझ गए? तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें भी याद रखिएगा, एक तो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में, एक तो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ऑप्शन में नहीं है। दूसरा आंसर होता है इसमें दूसरा ही बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसके अलावा होता है क्लोरोबियम, इसके अलावा होता है क्लैब्सिएला, ठीक है। ये जो आपको EVS के नोट्स दी गए हैं उसमें सब मेंशन है। ये संघ लोक सेवा आयोग, इसको आप जानते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष जो चेयरमैन है इसकी नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल आपसे पूछ लेता है, तो इसका आर्टिकल आपको याद होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 315 में जिक्र किया गया UPSC का, और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सवाल नंबर अगला, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट में आप जानते हैं कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा, और एक अंग और है, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं।
प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आप आंसर करेंगे इसका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? जो प्रथम उपदेश है महात्मा बुद्ध के द्वारा वो कहाँ दिया गया था? इसको आप जानते हैं, बहुत आसान है, ये सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। सारनाथ कहाँ पर? वाराणसी के पास। लेकिन ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में अगर सारनाथ का पुराना नाम पूछेगा तो इसमें पुराना नाम क्या होता है इसका? ऋषिपत्तनम, ठीक है। ऋषिपत्तनम किसका नाम है? ये सारनाथ का। अलग से भी प्रश्न पूछता है, या इसको हम कहते हैं मृगदाव, ठीक है, किसको? सारनाथ को। तो इसका आंसर हम कर लेंगे ऋषिपत्तनम। गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे कहाँ? श्रावस्ती में। और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स को किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स को एक कंडीशन में निलंबित किया जा सकता है, जब देश में इमरजेंसी लगे, ठीक है। और इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये तीनों आर्टिकल्स को याद रखिएगा, ये इमरजेंसी से संबंधित है। इसमें नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें जो है 356 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में। और 360 के अंतर्गत जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में घोषित की जाती है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक 3 बार लगाई जा चुकी है, और प्रेसिडेंट रूल जो है ये जो है अलग अलग राज्यों में कई बार लग चुका है। अगर हम देखें जो आर्टिकल 360 है, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है या वित्तीय आपातकाल है, ये हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। ये प्रश्न पूछे हुए हैं जितने मैंने अभी यहाँ डिस्कस किए हैं। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी किस स्थिति में? जब देश में इमरजेंसी लागू हो। यहाँ हमें आंसर क्वेश्चन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। सवाल अगला, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? जो पिलियन ज्वालामुखी हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी माने जाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी एक सिंचाई की विधि खरपतवार और रोगों के नियंत्रण में सर्वाधिक उपयोगी होती है? देखिए इसको समझते हैं। ये कोई प्लांट है, मान लीजिए आपके खेत में ये कोई पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है उसमें क्या है कि पानी एक ऐसे एरिया के थ्रू चलता चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें जो खरपतवार, जो घास फूस भी होती है, उनको भी पानी लगता है उस केस में, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्लांट हैं इसमें ड्रिप सिंचाई जो होती है, ड्रिप इरिगेशन, इसमें क्या करते हैं, पाइपलाइन होती है, और पाइपलाइन जो है ये डायरेक्टली क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में ही ये पानी गिराती है। मतलब इससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है, और जो आसपास का जो गैप है इनमें जो घास फूस उगती है उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो जब यहाँ पानी नहीं मिलेगा इस खरपतवार को, तो यहाँ पनपेगी नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन में होता है। आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? नंबर कोई भी दे सकते हैं आप इसमें। देखो जो हमारी पृथ्वी है, सवाल पूछा हुआ है आपसे, जो हमारी पृथ्वी है उसकी सबसे बाहरी लेयर उसको बोलते हैं हम भूपर्पटी, या इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो बीच की लेयर है पृथ्वी की, इसको हम बोलते हैं मेंटल। और सबसे अंदरूनी जो लेयर है पृथ्वी की उसको बोलते हैं हम कोर, ठीक है। तो इस कोर में जो है क्या होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें द्रव के रूप में, एक्चुअली ये पिघली हुई होती हैं, इसके अंदर पिघला हुए स्वरूप में पाई जाती हैं इस कोर के अंदर। तो ये पिघले हुए तरल पदार्थ जो चट्टानें हैं इस पृथ्वी के अंदर, इसको हम बोलेंगे मैग्मा, ये कहलाएगा मैग्मा। लेकिन जब कभी आपने देखा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो यही मैग्मा पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के इस कोर से कहाँ पहुँचता है, पृथ्वी की सतह पर, जिसे हम ज्वालामुखी उद्गार जानते हैं। तो ये जो मैग्मा जब बाहर आ जाता है इसको कहा जाता है लावा, ठीक है, इसको कहा जाता है लावा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर लेंगे। और उस लावे से निर्मित होने वाली चट्टानें जो बनती हैं वो आग्नेय शैल होती हैं, आग्नेय चट्टानें। सवाल नंबर अगला, सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से किन जगहों पर पाई जाती है? जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। कहाँ पर है? केरल में। ये पढ़ाया था आपको हमने बायोडाइवर्सिटी में।
सवाल नंबर अगला, भारत में जंगली बकरियां कहां पर पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा क्या? हिमालयी क्षेत्र। ये जो जंगली बकरियां हैं हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। देश में न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? अगर किसी स्टेट के एरिया वाइज हम बात करें, उसके एरिया के मुकाबले जो जंगल वाले क्षेत्र हैं वो सबसे न्यूनतम पंजाब के अंदर हैं। ठीक है, पंजाब में है। सवाल अगला, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपको बताना है कौन सा है? सवाल आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला पूछा जाता है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो चेरापूंजी। तो चेरापूंजी को हम आंसर करेंगे। ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसको आप जानते हैं। और न्यूनतम पूछा है, सबसे कम वाला है। तो इसमें सबसे कम वर्षा जो प्राप्त करती है वो जगह है लेह। ठीक है, लेह कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। लद्दाख में है लेह। ठीक है, इसका आंसर कर लेंगे ऑप्शन बी। सवाल अगला, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी जो कैनाल है कहाँ पर है? इंदिरा गांधी जो नहर है, जो सतलज नदी और ब्यास नदी, इन दोनों का संगम है कहाँ पर? हरि के नाम की जगह है यहाँ पर। यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है आपकी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन से सत्य हैं? अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। प्रेरी घास के मैदानों में जो बाइसन है ये महत्वपूर्ण पशु हैं, बिल्कुल सही है। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं, ये भी सही है। प्रेरी सामान्यतः वृक्षहीन होते हैं जहाँ पर जल उपलब्ध होता है, जैसे शरपत, आल्डर और पोपलर जैसे पेड़ भी उगते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, या तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भीतरी ग्रह हैं इनमें से? या इनर प्लैनेट के नाम से पूछता है। इनर प्लैनेट कौन से हैं इसमें, या भीतरी ग्रह कौन कौन से हैं? अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो ये हमारा सन, और सन के बाद में जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद में यहाँ पर जो है बहुत सारे पिंड ऐसे हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो एक पूरी बेल्ट होती है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, और इसी को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ठीक, तो इससे पहले जितने भी ये प्लैनेट होंगे, ग्रह होंगे, ये क्या कहलाएंगे? ये क्षुद्र ग्रह, ये क्या कहलाएंगे? ये आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट या भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच की जो पट्टी है, इसके बीच में पाए जाने वाले जो भी प्लैनेट हैं वो क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह। सवाल नंबर अगला देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति इनमें से कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की हम बात करें तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5th नंबर पे आता है। और इसमें जो वनस्पतियां अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसमें मॉस नाम की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, और कुछ लाइकेन्स की भी यहाँ पर उपलब्धता होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ठंडा रेगिस्तान इनमें से किसको कहा जाता है? जो लद्दाख है इसको कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। किसी जगह के फ्लोरा और फोना किसको सूचित करते हैं? देखिए, फ्लोरा जो होते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था आपसे। फ्लोरा हम बोलते हैं प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स को। और जो फोना है, इसको फोना हम बोलते हैं किसको? एनिमल को। फोना किसको बोलते हैं? एनिमल को। तो फ्लोरा क्या हुआ, यहाँ पर पहले फ्लोरा दिया हुआ है, तो ये पेड़ पौधे, और फोना मतलब जंतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? मैक्सिमम प्रोड्यूसर जो हैं वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं इनमें से? तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंध वर्षावन जो होते हैं ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो चलिए, ये हो गए हमारे पर्यावरण के क्वेश्चन। अब आते हैं इसके अगले सेक्शन पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के क्वेश्चंस को, यानी हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, ये हिंदी का सेक्शन शुरू हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए, इसमें स्वरों में एक होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर आपको पता है 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। ये ह्रस्व स्वर हैं, और इनके अलावा जो भी स्वर बचते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, वो दीर्घ जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं बोला है? तो इसमें जो आ है, ठीक है, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। बाकी उ, ए, ओ ये क्या है?
ये आपके दीर्घ स्वर हैं। चलिए अगला प्रश्न समास पर आधारित है। आजन्म पद में कौन सा समास है? आजन्म मतलब जन्म से लेकर, इसमें होगा अव्ययी भाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, गार प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है? इसमें गार से जैसे शब्द बन सकते हैं, मददगार है, ठीक है, और यादगार है, और रोजगार है, गुनाहगार है, ये बन सकता है। ये क्या है? सौदागर, ठीक है। इसमें क्या है? सौदागर, जादूगर, ये वाले शब्द नहीं बन सकते हैं गार प्रत्यय से, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन से स्पर्श व्यंजन नहीं है? इसमें अगर हम बात करें खा, गा, ता, था, दा, धा, ये क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है। और अगर शा और हा की बात करें, ये आपके होते हैं, ये क्या है? ये वर्गीय व्यंजन है। और जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं वो सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। शा और हा ये स्पर्श व्यंजन नहीं होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दंत्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, दंत्य। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखें। परिजात शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? जो परिजात शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा कल्प वृक्ष, ऑप्शन सी। तो कल्प, तरु, देव, वृक्ष ये भी इसके पर्यायवाची हैं। सवाल अगर देखिए, भक्ति शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो भक्ति में श्रद्धा, सेवा, पूजा ये तीनों इसके अर्थ है, लेकिन कविता भक्ति का अर्थ नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है आपको बताना है। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया है, हम अच्छी भाषण दिए थे। तो इसको आप सुनकर ही पता लगा सकते हैं ये अशुद्ध वाक्य है। इसका होगा शुद्ध वाक्य अगर हम देखेंगे, हमने अच्छे भाषण दिए थे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है आपको बताना है। कृपया, तीव्र, मूर्ख, संवत। संवत को कैसे लिखते हैं? ये अशुद्ध है, गलत है। इसको हम कैसे लिखते हैं? संवत को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, संवत। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कर्मधारय समास बताना है कौन सा है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य भाव पाया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें हम, तो वही शब्द क्या कहलाएंगे? समास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काली मिर्च, कैसी है ये मिर्च? काली मिर्च। महात्मा, कैसी आत्मा? महात्मा। यानी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? वीरांगना, कैसी आंगना मतलब वीरांगना। तो जैसे नीलांबर है तो इसका मतलब होगा नीला है अंबर, ठीक है, इसका होगा नीला है अंबर। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ज्येष्ठ शब्द का विलोम आपको बताना है कौन सा है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो इसका विलोम हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन बी। कोमल, कठोर का क्या होगा? कोमल क्या है? कठोर का विलोम होगा। और इसका क्या होगा? जटिल का आप कर सकते हैं सरल। ये प्रश्न जो है स्कूल लेवल पर आपने ज़रूर पढ़ा होगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी कोई वर्ण जब बार बार आता है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो चा वर्ण यहाँ बार बार आ रहा है। और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। खल का समानार्थी शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर आप देखो ज्योति, ये शब्द ज्योति शब्द जो है किसके लिए आता है? ये प्रकाश के लिए समानार्थी शब्द है, ठीक है। बाकी कुटिल, खर, धतूरा ये सब क्या है? खल के समानार्थी हैं। नेक्स्ट देखिए, कवि नरेंद्र शर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। हंसमाला, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत ये तीनों हैं। वंदना के बोल नरेंद्र शर्मा की नहीं है। तो इसका आंसर होगा वंदना के बोल, ये हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। तुम स्कूल कब जाओगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तुम स्कूल कब जाओगे में प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। कब है, क्यों है, क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं।
सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को छांटिए जिसमें अ उपसर्ग है। तो इसमें क्या होगा, अहिंसा होगा। कैसे बना है ये, अ प्लस हिंसा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें आ उपसर्ग है, इसमें क्या है, अनु है। तो देखो इसमें अन्याय, अशुद्ध, अपरिग्रह, ये क्या है, ये सब आ उपसर्ग वाले शब्द हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वो शब्द ढूंढना है जो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से। रंग की बात करें तो ये होता है पुल्लिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं रंग खरीदा, तो इसको ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि रंग खरीदी, तो रंग खरीदा ही क्या है, पुल्लिंग। जैसे धर्म है, धर्म भी पुल्लिंग है। जैसे जाति, जाति होता है या जाति होती है, तो जाति होती है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला देखें, संप्रदाय। तो क्रिया के साथ में संबंध जोड़ लेना, जब हम जोड़ते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आंसर होगा ऑप्शन सी। लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, ये क्या है, नीम के पत्ते, ये बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, ये क्या है, सागर मुद्रा, ये भी ठीक है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, युग का मेल नागार्जुन, ये गलत है, क्योंकि युग का मेल जो लिखी गई ये रचना, ये लिखा है किसने, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा युग्म गलत है। जो सत्य है उसका बन गया सच, ये ठीक है। जो शलाका है इसका बन गया सलाई। और अगर हम बात करें किसकी, सावन की, तो सावन का शब्द नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, श्रावण, ठीक है, श्रावण। तो ये गलत वाला ही पहचानना है आपको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मोहन से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस वाक्य में वाच्य बताना है कौन सा है। यहाँ पर देखिए, मोहन से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो जहाँ पर से या कर्ता के द्वारा से या के लगा होगा तो आप उसको पहचान लेंगे क्या है, ये भाववाच्य है। चलिए, सुजन से आपको बताना है, सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इससे बनेगा सौजन्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भाव शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है वो है आव प्रत्यय, ऑप्शन सी। जैसे और भी हैं, खिंचाव, तनाव, इनमें सब में क्या है, आव प्रत्यय होगा। तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो देशज है। तो इसमें जो डोसा है, दक्षिण भारत का ओरिजिन है इसका शब्द का, तो ये क्या है, डोसा क्या है, देशज शब्द है। और जैसे चाकू, पठान, पपीता, ये सब क्या है, विदेशी भाषा के शब्द हैं, यानी विदेशी शब्द हैं ये। इसके अलावा इडली, लोटा, गाड़ी, लट्टू, ये सब क्या हैं, देशज शब्द ही हैं। ताम्र शब्द का तद्भव इनमें से बताना है कौन सा है। इसको आप जानते हैं, ताम्र का जो तद्भव है वो क्या है, तांबा है। अगर देखेंगे, दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होगा राइट हैंड, मतलब दाहिना हाथ होने का मतलब है राइट हैंड होना, मतलब ये बहुत खास होना किसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखो, प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है, स्थावर का जंगम, और इसके साथ में ये क्या होता है, तो स्थावर का जंगम भी ठीक है, यायावर भी ठीक है। और हम बात करेंगे मूक की मतलब होता है गूंगा, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, ठीक, ये भी ठीक है। अब इसकी बात करो मितव्ययी की, तो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, और अल्पव्ययी का मतलब भी कम खर्चा करने वाला ही होता है। तो मितव्ययी का क्या होगा, अगर इसको हम देखें तो ये होगा अपव्ययी, ठीक है। इसका क्या होगा, अपव्ययी, ये सही होगा, जबकि ये गलत है। लवकुश में कौन सा समास है। लवकुश में बताना है आपको कौन सा समास है। तो इसमें हम बात करें लवकुश में, तो ये होगा द्वंद्व समास। जैसे लवकुश है, सीताराम है, इसमें तन मन है, माता पिता हैं, ये सब द्वंद्व समास में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो तांबा शब्द है इसमें से कौन सी संज्ञा है। इसका आंसर होगा द्रव्यवाचक, ठीक है, इसका आंसर होगा द्रव्यवाचक। आराधना कविता के कवि कौन है, इनमें से आपको बताना है। तो ये कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी। तो चलिए अब यहाँ से हमारा सीडीपी बाल विकास के प्रश्नों को शुरू करेंगे। अब इसमें देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार प्राणी 4 से 5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है, ऐसा किसने बोला था। किसका स्टेटमेंट है,
ऐसा स्टेटमेंट दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा या बच्ची बनना जो भी बनना चाहता है वो 4 से 5 साल की उम्र में ही बन जाता है, यानी बालक बालिका 4 से 5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होगा वो बन जाता है, ये ऐसा कहा था सिगमंड फ्राइड ने। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मनोविज्ञान से अभिप्राय है। इसमें देखिए मनोविज्ञान से अभिप्राय बताना है, यानी इसका मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अगर हम अर्थ निकालते हैं मनोविज्ञान का तो आप जानते हैं इसका अर्थ होता है मन का विज्ञान, ठीक है, अर्थ। और अगर आपसे पूछे मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन है, तो वो व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। क्या है मनोविज्ञान? मानव व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ ही पूछा है। चलिए सवाल नंबर अगला देखेंगे, किस अवस्था के अंतर्गत बालक अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान को अर्जित करता है? अब इसमें अगर हम देखें, जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, और इनमें से जो संवेदी पेशीय अवस्था है, इसमें बताया था कि इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो है ज्ञान अर्जित करता है, सीखता है। इसमें ये भी याद रखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था को कहा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, और संवेदी जो पेशी अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखें, किस अवस्था में बालक वस्तुओं और घटनाओं के बीच में समानता भिन्नता समझने की क्षमता किस एज में आती है? तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 12 वर्ष की आयु होती है, इसी में जो है बालक वस्तुओं और घटनाओं के बीच में समानता और भिन्नता में जो है उसको समझ डेवलप होने लगती है। दिन हो या तारीख हो, महीना, वर्ष, और जो घड़ी में जो टाइम होता है वो सब जो है वो इसी अवस्था में सीख जाता है, मतलब उनमें डिफरेंस करना या उनको एग्जैक्ट समझ पाता है। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, किसका कथन था कि जो ज्ञान होता है वो किसी भी देश के सुख और समृद्धि का आधार होता है? तो ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा। जॉर्ज वॉशिंगटन का ये स्टेटमेंट था कि ज्ञान किसी भी देश की सुख और समृद्धि का आधार होता है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे, जब शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी वह, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो बहुत ही ऐसे होते हैं कि हम अपने आंसर को जो है शिफ्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस सब्जेक्ट की खास बात यही है। तो इसमें अगर टीचर को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो वो छात्रों के जो डाउट्स हैं उनको वो दूर कर सकेंगे, ठीक है, अपनी शंकाओं को, उनकी समस्याओं को या शंकाओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं अगर शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए सवाल नंबर अगला होगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक के किन किन पक्षों का विकास होता है? अच्छे प्रश्न सारे के सारे। तो सामाजिक अंतःक्रिया से जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है जो सामाजिक अंतःक्रिया है इसके माध्यम से जो बालक हैं उनमें संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, उनके शारीरिक विकास और सामाजिक तीनों पक्षों में विकास होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास में संगठन और अनुकूलन की क्रिया, संज्ञानात्मक विकास में संगठन और अनुकूलन की प्रक्रिया को किसने प्रपोज किया था? जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनमें जो अपने वातावरण से जो भी ज्ञान वो प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं संज्ञान, और जो जीन पियाजे हैं इनको संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने ही संगठन और अनुकूलन जैसे इन शब्दावली का भी प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर आप जानते ही होंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस में है? यह है बाल केंद्रित शिक्षा में। ऑप्शन डी। अगर हम बात करें मनोविज्ञान में जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका सबसे पहला विचार किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा दिया गया था। ये सवाल नंबर अगला देखिए, ध्यान आकर्षित करने में या ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा जो उद्दीपन है इसकी तीव्रता, उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो भी चीज़ जितनी प्रभावी होगी हमारा ध्यान उसी तरफ आकर्षित होता है, इसको बोलते हैं उद्दीपन की तीव्रता। सवाल अगला देखिए, शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत संपूर्ण से खंड की ओर
बढ़ना किस शिक्षण सूत्र का दूसरा रूप है? शिक्षण सूत्र के अंतर्गत संपूर्ण से खंड की ओर बढ़ना और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को ये दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया के कितने मुख्य तत्व होते हैं? तो संप्रेषण जो प्रक्रिया है इसके 9 तत्व होते हैं। देखिए संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण जो है वो 2 प्रकार का होता है। सिंपल है ये, जो अपने विचारों को आदान प्रदान हम करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण कहलाती है। जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, उसका हिंदी रूपांतरण है संप्रेषण। तो इनको हम कह सकते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में। शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना बिल्कुल है। शिक्षण कौशल में ये टीचिंग स्किल्स जो होती हैं, इसमें जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, इसकी मदद से, टीचिंग स्किल्स की मदद से वो जो विषय वस्तु है वो उसको काफ़ी आसान बना देता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने का एक टूल है ये। अंत्यक्रिया को सक्रिय बनाना और विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति भी इसमें होती है। तो ये क्या है, उपयुक्त सभी इसके हो जाएंगे। शिक्षण एक प्रक्रिया है, इसमें बताना है आपको शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो जो शिक्षण है इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। अब ये जो है क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और समाज ये महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो ये समाज से ही संबंधित है। कक्ष कक्ष में सामूहिक कार्य करने से किस पक्ष में वृद्धि होती है? कक्ष कक्ष में जो सामूहिक कार्य करने से बालक और बालिकाओं के सृजनात्मक या अपसारी चिंतन की इस पक्ष की क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है, सृजनात्मक चिंतन में। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बच्चे जो हैं अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं, इस वजह से सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। अगला देखिए, सृजनात्मक व्यक्ति किसी भावना या विचारों में बहकर कार्य योजना का निर्माण नहीं करते हैं। यह सृजनात्मकता किस विशेषता के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा प्रमाणिक तथ्यों का संकलन। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो कभी भी भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि प्रमाणिक तथ्यों का संकलन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं बतानी है आपको। तो सृजनात्मक व्यक्ति जो है जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखता है वो हर एक चीज़ को। सृजनात्मक व्यक्ति चुनौतियां पसंद करता है, ये बात सही है। सृजनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से भयभीत नहीं होता है, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही इसके फीचर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सृजनात्मक विषय को सबसे पहले समझने वाले मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन थे? 3 से 4 क्वेश्चन हमने देखे थे सृजनात्मकता के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो सृजनात्मक सृजनात्मक जो विषय है इसको पहले समझाया किसने था? ये जेम्स वॉट ने इसको समझाया था। तो किसी भी परंपरागत वस्तु में अगर हम कोई नई क्वालिटी, एक नई विशेषता प्रकट करने की मौलिक प्रक्रिया को उसमें इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं, यही सृजनात्मकता कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा, सृजनात्मक विषय को सबसे पहले समझाने वाले जो थे जेम्स वॉट थे। चाय की केतली का एक्सपेरिमेंट इनका। भाषा के विकास में किन परिस्थितियों का प्रभाव अधिक पड़ता है? भाषा के विकास में किन परिस्थितियों का प्रभाव अधिक पड़ता है? तो समुदाय, सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्योंकि जो एक बालक होता है, बालक जो है वो परिवार में, समाज में, विद्यालय में, ये समुदाय के माध्यम से जो शब्द सुनता है उससे ही क्या करता है, जो शब्द वो समाज में, विद्यालय में, समुदाय में सुनता है, उन्हीं से वो अपनी भाषाई विकास को जो है पूर्ण करता है एक तरीके से। किस मनोवैज्ञानिक ने ये निष्कर्ष निकाला कि अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती हैं? ये कथन किसका था? हाइडर का था, ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला देखेंगे, शिशु अपना पहला शब्द किस महीने में बोलता है? एक शिशु जो है वो जब उसकी उम्र 10 से 13 महीने के बीच में होती है। यहाँ ऑप्शन में 10 महीने, तो 10 से 13 महीने के बीच में इस एज में शिशु क्या करता है, अपना पहला सार्थक शब्द बोलने लगता है।
सार्थक शब्द का मतलब ये होगा कि ऐसा शब्द जिसका मतलब आपको समझ में आए। सवाल नंबर अगला देखिए, शिशु की पहली भाषा क्रंदन होती है और ये क्रंदन किस अवस्था के अंतर्गत आती है? आंसर होगा शैशव अवस्था के अंतर्गत। और जो क्रंदन है ये बालक की प्रथम भाषा मानी जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनके रोने की जो क्रिया है वो क्रंदन कहलाती है और उसमें आंसू नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? शैशव अवस्था। भाषा विकास की सबसे उत्तम कसौटी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास या मानसिक विकास। सही आंसर होगा इसका। जो भाषा विकास है उसका संबंध किससे है? बौद्धिक विकास से है, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बालक और बालिकाओं में मानसिक विकास होता जाता है उसकी भाषा का विकास भी होता चलता है इसके साथ ही। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन प्रतिक्रियाओं को सामाजिक विकास में शामिल किया जाता है? तो देखिए, परिवार के सदस्यों को पहचानना ये शामिल किया जाता है। क्रोध एवं प्रेम की प्रतिक्रिया, ये भी बड़े व्यक्तियों के कार्य में सहायता करना, ये सभी जो है सामाजिक विकास में शामिल किए जाते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बाल विकास के अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये मानसिक विकास के क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हम बाल विकास के अंतर्गत देखते हैं जो बालकों की क्रियाएं होती हैं उसमें जैसे खेलना हो गया, कूदना है, पढ़ना लिखना, और संवेग जैसे रोना, क्रोध करना, ईर्ष्या, खुशी, इन सब का अध्ययन मानसिक पक्ष के तहत ही किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक की भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये शारीरिक विकास के तहत किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बाल विकास के अंतर्गत मुख्यतः कितने क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7। तो इसमें 7 तरह के जो विकास हैं जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, गत्यात्मक विकास, ये सब कुल मिलाकर के 7 क्षेत्र हैं जिनका वर्णन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट, बाल विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? तो बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना इसका एक उद्देश्य है। बालक का चहुमुखी विकास करना इसका एक उद्देश्य है। बालक का शारीरिक मानसिक विकास करना इसका भी उद्देश्य है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो इस मॉडल पेपर में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 90 हमने 3 सब्जेक्ट के हो गए हमारे, CDP, EVS प्लस हिंदी, ये 3 विषय की हमने प्रैक्टिस की है इस मॉडल पेपर में क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ्स का हम अलग से मॉडल पेपर आपको ले आएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।